अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत होंगे। मेरा नाम हसन रज़ा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले ज़रा मोशन के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। हमें मोशन को ज़रा रिकॉल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जब आप छोटे थे 9th क्लास में, आपने रेस्ट और मोशन का डिफरेंस पढ़ा था। क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, ज़रा रिकॉल कीजिए। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका दोस्त आपको खड़ा देख रहा है और आप उसे खड़े देख रहे हैं, तो दोनों अपनी पोजीशन को एक दूसरे के लिहाज से चेंज नहीं कर रहे। हम कहेंगे आप और आपका दोस्त दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन इसके बरक्स, आपका दोस्त आपको खड़ा देख रहा हो और आप चलना शुरू हो जाएं, अपनी पोजीशन को उस देखने वाले के हिसाब से बदलना शुरू हो जाएं, तो हम कहेंगे कि आप अब रेस्ट पे नहीं है, आप अब मूव कर रहे हैं, आप एक स्टेट ऑफ मोशन में हैं। स्टूडेंट्स, यही कुछ यहां पर हो रहा है। तो मोशन हम समझ चुके हैं क्या है। मोशन इज व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब कोई देखने वाले के लिहाज से एक पोजीशन चेंज कर ली जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो एक बात तो समझ आ गई कि ये एक मोशन की टाइप है। कौन सा मोशन? स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। यस, ये वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ये बात थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल है और इसको समझा के मुझे इस पूरे चैप्टर के मैक्सिमम हिस्से पे सिंपल हार्मोनिक मोशन ही को क्लियर करना है आपको। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन कैसे कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन में जब भी मैं वाइब्रेशन का जिक्र करूंगा, आपके जहन में एक एग्जांपल तो ज़रूर आएगी, मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन। अक्सर आपने ये सुना होगा कि पुट योर मोबाइल ऑन वाइब्रेशन, पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। जब आप मोबाइल को साइलेंट मोड पे पुट करते हैं और कॉल आए, तो क्या होता है? ये मोबाइल फोन एक फिक्स पॉइंट के गिर्द बार बार आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो मतलब टूवर्ड्स अ पॉइंट एंड फॉरवर्ड टू दैट पॉइंट, एक पॉइंट के करीब और उससे आगे बार बार ऐसे मूव करता है। इसे बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं। अगर मैं इसे डिफाइन करूं, तो मैं इसे ये कह सकता हूं, a to and fro or back and forth motion of a body around a fixed position is called as vibration। तो वाइब्रेशन तो हमें समझ आ गई। अगर वाइब्रेशन समझ आ गई है, तो 2-3 एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा जहन में, एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट आर द मेजर एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन? क्या ख्याल है? एक मोबाइल की वाइब्रेशन तो आपने देख ली, और कौन सी हो सकती है? सीसॉ भी वाइब्रेट करता है। इसी के साथ एक मैस एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके अगर मैं खींच कर छोड़ दूं, तो वो मैस और स्प्रिंग सिस्टम भी वाइब्रेट करता रहेगा। इसी तरह से अगर एक पेंडुलम, ये पेंडुलम क्या चीज है? एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच करके हिलाकर छोड़ दूं, वो भी अपनी ही फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता रहेगा। इस मोशन को भी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह से अगर एक बाउल के अंदर एक छोटा सा मैस पुट करके छोड़ दूं, तो वो भी अपने वेट की वजह से अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा। इसे भी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये चंद एक वाइब्रेटरी मोशंस की एग्जांपल को जहन में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन तो आपने देख ली कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, एक पॉइंट से आगे और एक पॉइंट की तरफ बॉडी लगातार बार बार चलती रहती है। अब एक और सवाल यहां पर पूछा जा सकता है, आखिर वाइब्रेटरी मोशन की वजह क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो बॉडी को वाइब्रेट होने पर मजबूर करती है? स्टूडेंट्स, चलिए इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखते हैं। अगर आप इस वक्त इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को इमेजिन करें, यहां पे आप देखें, तो इस वक्त ये मैस स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहा। इस वक्त ये स्टेशनरी है। अगर मैं इसे इसकी असल पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से खींचूं और खींचकर किसी खास पोजीशन ए तक ले जाऊं, ले जाकर जब तक पकड़ी रखूंगा, ये पॉइंट ए तक रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, वहां पर बाउंड रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा, क्या होगा? ये वहां से छूट कर, रिलीज होकर उसी पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा जहां से ये छोड़ा गया। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं रीस्टोर होना, वापस असल हालत में आना।
उसका मतलब है एक फोर्स ऐसी है जो इसे इसकी असल पोजीशन पर वापस खींच रही है, इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स ना होती तो क्या ये कभी मास वापस आता? नहीं। क्या कभी वाइब्रेशन पॉसिबल होती? जवाब है नहीं। सो ये वाइब्रेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स छोड़ने पर इसे वापस लाएगी। वापस आते आते जिस पोजीशन से ये मूव होना शुरू हुआ था, इसकी मेन पोजीशन ओ, क्या ये वहां पर रुकेगा? नहीं। अब ये मोशन में आ चुका है, ये फ्लो में है, और फ्लो वाली चीज को एकदम रोका नहीं जा सकता। आप जानते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कि जो बॉडी मोशन में हो वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने स्टेट को थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रखती है, अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को रोकती है। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। सो ये मास अपने इनर्शिया की वजह से इस स्टार्टिंग पोजीशन पर नहीं रुकेगा, यहाँ से आगे चला जाएगा। जब आगे जाएगा तो अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो चुका है। अब ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग फिर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा इसे वापस इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर लाने के लिए। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये फिर अपनी सेंटर पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ शुरू कर देगा, और इस मोशन में जब ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंचेगा ये फिर नहीं रुकेगा, ये इसे क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाइब्रेटरी मोशन नहीं शुरू हो गया क्या? तो इस सारी कहानी में आपने दो चीजें सीखी। पहली चीज ये सीखी कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के लिए मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। वो चीजें कौन सी रिक्वायर्ड हैं? पहली चीज जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और दूसरी चीज बॉडी का इनर्शिया। अगर इनर्शिया मौजूद ना हो तो बॉडी फौरन से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर रुक जाए। ये इनर्शिया ही है जो बॉडी को उस स्टार्टिंग पोजीशन से आगे लेके जाता है। सो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए, व्हाट आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स फॉर द बॉडी टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन, एक बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन में उसके लिए क्या मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जवाब है दो चीजों का, रीस्टोरिंग फोर्स एंड द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही हैं। तो चलिए क्यों ना इस मास स्प्रिंग सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ऑन अ मास स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक मास स्प्रिंग सिस्टम को चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है, और इस फिक्स्ड सपोर्ट के साथ मैंने एक स्प्रिंग और फिर स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्ट किया हुआ। स्टूडेंट्स, इस वक्त ये मास अपनी रेस्ट पोजीशन में है। तो याद रखिएगा, किसी भी वाइब्रेशन के अंदर जो रेस्ट पोजीशन हो या ऐसी हालत जिस पर बॉडी असल में रहना पसंद करे, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसे ओ कह देते हैं। और यहाँ पर मैंने मीन पोजीशन बोला तो मीन पोजीशन का जिक्र भी कर देते हैं। लेट्स डिफाइन मीन पोजीशन हियर। सो स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन क्या होगी? The position or a point around which the body is rotating। इस फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द ही तो बॉडी ने रोटेट या वाइब्रेट करना है ना। देखिए, यहां से निकलेगी, आगे जाएगी, और आगे से फिर वापस इधर। क्या यहां पे रुकेगी? नहीं। अभी मैंने बताया था, अपने इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा असल मीन पोजीशन से कंप्रेस होगा स्प्रिंग, और यहां से फिर वापस इधर रुकेगी नहीं मीन पोजीशन पर, यहां से क्रॉस करके आगे चली जाएगी। तो इस सारे सफर में जो वाइब्रेशन है वो अराउंड ओ चल रही है। सो ओ इसकी मीन पोजीशन है। सो मीन पोजीशन किसे कहा फिर? एक ऐसी फिक्स पोजीशन को जिसके गिर्द बॉडी वाइब्रेट करती है। सो मीन पोजीशन इज अ फिक्स्ड पॉइंट अराउंड which a body is vibrating, उसे हमने मीन पोजीशन कह दिया। स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन के बाद आप इस मास को इसकी मीन पोजीशन से खींचेंगे, इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करके एक खास पोजीशन ए तक लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, इस ए पे अगर गौर करें तो ये ए कौन सी पोजीशन है?
दिस ए पोजीशन इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम पोजीशन। हम इस ए पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय एक्सट्रीम पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन किसे कहते हैं? लेट्स डिफाइन इट। एक्सट्रीम पोजीशन, स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद है एक ऐसी पोजीशन जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पे हो। एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा दूर। ऐसा तो नहीं कि ये बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जाने के बाद थोड़ा सा और भी आगे जा रही हो। सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर दराज का पॉइंट मीन पोजीशन से जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन का है। सो एक्सट्रीम पोजीशन इज द ऐसा पॉइंट है जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पर मौजूद हो। तो उसको डिफाइन भी कर लेते हैं। द पॉइंट विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो लेट्स डिफाइन इट। द पॉइंट which is at the maximum distance from mean position is called the extreme position. So students, extreme position पर लाने के लिए आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। जाहिर है आप इस मास को यहाँ से खींच कर मीन पोजीशन की तरफ लाएंगे। तो जो खींचने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से वो फोर्स F है। स्टूडेंट्स ये तो सबको बात पता है कि अगर आपको ज्यादा खींचना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर आप थोड़ा सा स्प्रिंग खींचना चाहते हैं, सिर्फ यहां तक खींचना चाहते हैं, तो कम फोर्स के साथ भी खींचा जा सकता है। सो एवरीबॉडी नोज कि अगर आपको ज्यादा फासला प्रोड्यूस करना है तो आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत है। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स? हुक्स लॉ डिफाइंस, हुक्स लॉ कहता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है मीन से एक्सट्रीम के दरमियान, ये डिस्प्लेसमेंट x है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर आप इसे खींच कर आगे लाना चाहते हैं, ज्यादा दूर लाना चाहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर है। सो यही बात मैं यहां पर लिखना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement। ये displacement के directly proportional है। तो स्टूडेंट्स क्यों ना इससे एक रिलेशन बना लिया जाए। हम लगा रहे हैं फोर्स x डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये बात मैं लिख सकता हूं F is directly proportional to the x। स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शनलिटी है, और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया जाता है, इस रिलेशन की जब इक्वेशन बनाई जाती है, तो हमेशा वहां पर एक कांस्टेंट आता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा। तो चलिए यहां पर उस कांस्टेंट को भी डिफाइन करते हैं। ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, यानी डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कांस्टेंट लिख तो दिया, लेकिन इस कांस्टेंट का सिंबल क्या है? यहां पर इस कांस्टेंट का सिंबल हम यूज करेंगे k। इस k को स्प्रिंग्स कांस्टेंट कहा जाता है। स्प्रिंग्स कांस्टेंट कहते हैं इस कांस्टेंट को। स्टूडेंट्स ये k, ये स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल्स टू kx। तो चलिए थोड़ी सी रोशनी जरा इस k पर भी डालते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग्स कांस्टेंट? स्टूडेंट्स ये इटसेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट से क्या मुराद है, और ये स्प्रिंग्स कांस्टेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट्स स्प्रिंग्स कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला देखें तो k किसके इक्वल आएगा? k will become equals to F over x। तो ये फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। स्प्रिंग्स कांस्टेंट कहते हैं एक ऐसी रेशो जो खींचने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हो,
यानी अगर आप किसी स्प्रिंग को खींच के एक्सट्रीम पोजीशन तक लाना चाह रहे हैं तो उसे खींचने के लिए कितनी फोर्स लगाई गई डिवाइडेड बाय कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो मैं डिफाइन करता हूं, चलिए मेरे साथ, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द displacement is called Springs constant। इसे स्प्रिंग्स कांस्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट सबसे अहम बात यहां पर यह है कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। स्टूडेंट्स, इस स्प्रिंग्स कांस्टेंट से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? ये स्प्रिंग्स कांस्टेंट हमें बताता है कि कौन सा स्प्रिंग कितना स्टिफ या कितना सॉफ्ट है। अगर आप गौर करें तो स्प्रिंग्स कांस्टेंट को लिखा जाता है F/X। स्टूडेंट्स, बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी स्प्रिंग को खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स रिक्वायर हो तो F की वैल्यू ग्रेटर होगी और X की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, तो K की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर। स्प्रिंग्स कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा स्प्रिंग है जिसे खींचता हूं मैं 500 न्यूटन की फोर्स से और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है लेट्स से वो 1 है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऐसे में उसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकलेगा 500/1, यानी द वैल्यू वुड बी 500। इसके यूनिट्स में भी आपको 1-2 मिनट के बाद आगे डिराइव भी करवाऊंगा और याद भी करवाऊंगा। अगर इसके बरक्स मेरे पास एक ऐसा स्प्रिंग हो जिसे खींचा जा रहा हो महज सिर्फ 200 न्यूटन की फोर्स के साथ, यानी कम फोर्स से खींचना उसे मुमकिन हो और 200 न्यूटन से उस स्प्रिंग को भी 1 की डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाई जा सके उसमें, तो हम क्या कहेंगे? इसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या है? ये हो जाएगा सिर्फ 200। इस 200 डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। तो ज्यादा स्टिफ या सख्त स्प्रिंग कौन सा होगा? वो स्प्रिंग जिसे खींचने के लिए 500 न्यूटन की फोर्स दरकार है, तो इसका स्प्रिंग्स कांस्टेंट ज्यादा, लिहाजा ये स्प्रिंग भी एक हार्ड स्प्रिंग कंसिडर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये बात समझ में आती है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसा स्प्रिंग है जिसको खींचना मुश्किल है, ये एक हार्ड स्प्रिंग है, और अगर इसकी वैल्यू कम हुई, छोटी हुई, तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा स्प्रिंग है जिसे खींचना आसान है। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे एक कदम मेरे साथ और आगे चलिए। सवाल ये पैदा होता है और ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं। बहुत अहम चीज इसके यूनिट्स है। स्टूडेंट्स, क्या होने चाहिए इसके यूनिट्स? आज एक टिप दिए देता हूं, याद रखिएगा आज के बाद जब भी आपको किसी क्वांटिटी के यूनिट्स निकालने पड़े आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि ऊपर न्यूमरेटर में कौन सी क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में कौन सी क्वांटिटी है, बस उनके ऐसे यूनिट्स लिख दें और आपके पास उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी के यूनिट्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो के यहाँ पर ऊपर एफ है, एफ के यूनिट्स न्यूटन और नीचे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स मीटर होते हैं, तो ये यूं भी लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद याद रख लीजिएगा, द यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज न्यूटन्स पर मीटर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक स्प्रिंग्स कांस्टेंट को तो डिफाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ हम इस अप्लाइड फोर्स को, खींचने वाली फोर्स को भी डिफाइन कर चुके हैं। एक इक्वेशन बना चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि जो खींचने वाली फोर्स है वो F इज इक्वल्स टू KX होगी। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसे खींच कर आगे किसी पोजीशन तक ले आऊं तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स ना हुई तो ये वापस नहीं जाएगा। मैं बता चुका हूं कि वाइब्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीस्टोरिंग फोर्स। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइब्रेशन में मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए थे, एक रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, अगर रीस्टोरिंग फोर्स ना हो तो ये कभी भी वापस नहीं जाएगा। यहां पर हम सब जानते हैं कि इसे छोड़ूंगा
तो ये वापस जाएगा ज़रूर। आखिर ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसे वापस खींच रही है? वो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप जानते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। तो अगर आप खींच रहे हैं F इज इक्वल टू के एक्स की फोर्स से, तो न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक एक रिएक्शन की फोर्स यकीनन होगी जो इस मास को वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। वही इसकी रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो चलिए पहले रीस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, अ फोर्स which pushes or pulls the object towards its mean position, जो हर लिहाज से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ धकेले। सो इसकी डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स, फोर्स दैट pushes or pulls the object toward mean position is called as the restoring force। तो स्टूडेंट्स यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी? न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन बराबर भी होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। अब आपके एक्शन की फोर्स है अप्लाइड फोर्स F, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन की फोर्स इसी F के बराबर होगी मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे यू कैन सिंपली राइट इट एज F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो स्टूडेंट्स ये एक MCQ भी है, आपको पता होना चाहिए। द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। स्टूडेंट्स इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूं क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ बढ़ने वाला हूं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला कुन रिलेशन निकालने वाला हूं, मेरे साथ चलिएगा। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक मैं ये भी जानता हूं कि F इज इक्वल्स टू ma भी होता है। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स लेट्स कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बनेगा? क्या इसको यूं लिख सकता हूं? ma इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखें तो ये a यूं लिखा जा सकता है माइनस के एक्स ओवर m। अगर इस m को यहां पर मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो ये m वहां पर जाकर डिवाइड भी हो सकता है। स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देते हैं, यूं भी लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ये है वो मैजिकल रिलेशन जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को देखें। इस फॉर्मूले को देख के ये बात कही जा सकती है कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, ये मास m भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो लिहाजा अगर ये सारे का सारा कुछ कांस्टेंट है तो मैं इस फॉर्मूले को यूं लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू माइनस इट इज कांस्टेंट इनटू x। स्टूडेंट्स अगर तो आप मेरे साथ यहां तक आ चुके हैं तो तैयार हो जाएं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन के लिए। इस फॉर्मूले को देखें, क्या ये बात कही जा सकती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? आप जानते हैं कि जैसे मैंने चंद लम्हे पहले कहा था कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना हो तो साथ एक कांस्टेंट आता है। इसी तरह से अगर आपके पास इक्वालिटी हो, आपने रिलेशन निकालना हो, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है ताल्लुक, कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या एक बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है या एक बढ़ाने से दूसरी घटती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है इक्वालिटी से,
तो कांस्टेंट चला जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक क्वालिटी है, आपने प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है तो कांस्टेंट ओमिट करके आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शनैलिटी तो बना ली, लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहता है ये फॉर्मूला आपसे, ज़रा सोचिए। यस, फार्मूलाज बोलते हैं। ये फार्मूला आपसे क्या कहना चाह रहा है, सुनिए इसकी जुबान। ये फार्मूला कहता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन से डिस्प्लेसमेंट के? नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने पर जब आप इसे छोड़ेंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ वापस आएगा। अगर आप कम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इस मास को थोड़ा सा खींचते हैं, छोड़ने पर ये कम एक्सेलरेशन के साथ वापस आएगा। सो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स इस नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को। ये अहमियत आपसे सवाल में भी पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स इस सिग्निफिकेंस को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस मास स्प्रिंग सिस्टम में मैंने मास को बाहर की तरफ खींचा, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। छोड़ने पर एक्सेलरेशन कहाँ होगी? ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। बॉडी वापस टुवर्ड्स मीन पोजीशन रश करेगी, मीन पोजीशन की तरफ भागेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट जब बाहर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की तरफ होगी। अगर इस मास स्प्रिंग सिस्टम को कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, अगर मैं इसे इसकी मीन पोजीशन से दबाता, अब इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ होता, छोड़ने पर एक्सेलरेशन बाहर की तरफ पैदा होती। तो हर लिहाज से ये जो एक्सेलरेशन है ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स इसकी सिग्निफिकेंस में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, ए से मुराद एक्सेलरेशन है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, यानी कि ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट? ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट होती है। स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है, जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो? ये प्रॉपर्टी कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो आज के बाद याद रख लीजिएगा, जिस मोशन में आप किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करें और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो हम हमेशा कहेंगे कि ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ लिया। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो यहाँ पर समझ ली। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड सवालात भी आते हैं, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको उसे बताना भी ज़रूरी है। वो क्या है स्टूडेंट्स? इस मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा? स्टूडेंट्स आप मीन पोजीशन तो समझ चुके हैं, एक्सट्रीम पोजीशन भी समझ चुके हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जिसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड से क्या मुराद है? अगर इस मास को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक लाऊं, छोड़ने पर ये वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मीन से दोबारा आके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, वहाँ से फिर मीन पोजीशन पर आएगा, वहाँ से फिर आगे जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। तो जहाँ से शुरू हुआ, अगर एक
चक्कर मुकम्मल करके वहाँ पर वापस आ जाए तो इसे वाइब्रेशन कहते हैं, वन वाइब्रेशन। और इस वन वाइब्रेशन के लिए जो वक्त दरकार हो उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है? The time period of this mass spring system is equals to T is equals to 2 pi under root m over k। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में हर उस चीज़ को मैं बंद करूंगा जो इम्पॉर्टेंट होगी, जिसे आपने अपने जहन में रखना है, जो इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा लिंक करती होगी और उससे सवालात भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग्स कांस्टेंट का होल अंडर रूट। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ आ चुकी हैं। हमने सीखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक ऐसा मोशन जिसमें वाइब्रेशन होती है या वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस, और उस पर वाइब्रेशन के हमने कंडीशंस को, वाइब्रेशन की हमने इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन किया, और उसके बाद वाइब्रेशन के एक स्पेशल केस मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट को देखा, और उस मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट के तमाम रीजंस, तमाम कॉजेज हम देख चुके हैं कि ये वाइब्रेशन क्यों होगी, कितनी फोर्स के साथ होगी, और इस वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन कितनी होगी। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इससे ऑनवर्ड इसका बकिया हिस्सा भी अगले लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा, और अगले लेक्चर में इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मज़ीद टाइप्स को, मज़ीद एग्जांपल्स को आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।